तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आपको ये पता चल गया होगा कि आज हम मोल कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा करने वाले हैं। ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे और सारे जो कभी मतलब जहाँ पे हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है वो भी मिलेगी। और हम मेन बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करेंगे। जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर उसका क्वेश्चन किया। उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी जो डिकोड है वो भी दिखाते चलूँगा। ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी आपको दिखाते चलूँगा कि हाँ मैं एनसीईआरटी का ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहेंगे। मूल कॉन्सेप्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। मिल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले जब हमारी स्टार्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम मैटर को जानते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। सबको पता है भाई, बेसिक डिफिनेशन होती है, क्लास 9 से पढ़ते आते हैं कि वह चीज़ जो या तो स्पेस को ऑक्युपाई करे, ठीक है ना, और उसके पास कुछ उसका मास हो, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर को दो भाग में क्लासीफाई किया गया है। एक तो फिजिकल, दूसरा क्या, केमिकल। फिजिकल और केमिकल को समझाने के लिए एनसीईआरटी देखो खुद लिखती है क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी वह, जैसे कलर की बात करें, ऑर्डर की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कंपोजिशन की अगर बात करें, ठीक है ना, कंपसिबिलिटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, किसके साथ, एसिड और बेस के साथ, तो वह होता है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हमें समझना हो कि कैसे समझें कि भाई फिजिकल क्या है, तो अगर जैसे मान लो कि पानी है, जैसे पानी है, इसका मान लो 1 लीटर पानी है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट मैं मान लेता हूँ उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, फिर 1 लीटर पानी को मैं 2 बाल्टी में आधा आधा लीटर कर दूं तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? नहीं। तो यही बोल रहा है कि विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को चेंज किए बिना अगर कोई हमें मेजरमेंट में दिखाई दे रहा है तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हम ऐसा करें तो उसका अगर जो प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं केमिकल। ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल। अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे देख लो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगी, बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगी, फिजिकल। केमिकल रिएक्टिविटी सबकी, एसिड और बेस की रिएक्टिविटी सबके साथ अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है, तो वो किसके अंदर आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। आप यहाँ से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। इतना कोई नहीं बताता, ठीक ना। रीजन कि सबको लगता है कि चीज़ सबको पता होगी, लेकिन भाई मैं मानता हूँ कि यह चीज़ें भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि नीट का लेवल तो अभी हमें दिख भी रहा है कि उतना हाई नहीं है। बिल्कुल बेसिक्स अगर हमें क्लियर है तो हमारे बन जाएंगे। ज़्यादा एडवांस लेवल पर भी हमें नहीं जाना होता है, लेकिन हम जाएंगे ताकि कोई चीज़ बचे नहीं हमारे से। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी को आगे 3 भाग में क्लासीफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल को 2 में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता है, फिर भी बताऊंगा मैं। जैसे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसके बेस पे हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पता चलता है। जैसे मान लो कि यह 2 पार्टिकल हैं, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो क्या होंगे, पास पास होंगे। जब पास पास होंगे तो उसको सॉलिड बोलेंगे। इसके कंपेरिजन में यहाँ पे सॉलिड कंपेरिजन में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो तो वह जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में अब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम लगेगा, तो उसको बोलेंगे लिक्विड। अगर ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे, उसके बीच में कुछ लग ही नहीं रहा, तो उसको हम बोलेंगे गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आई होप सबको पता होता है। अब देखो केमिकल में एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को 2 भाग में बांटते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर को 2 में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल से बातें में समझ आएंगी हमें। जैसे देखो एलिमेंट जो होता है ना, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ही एटम के बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे एटम मतलब मिला दिया जाए, कैसे होने चाहिए, एक ही टाइप के होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट भी जो होते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं भाई। मेटल हो सकता है, एलिमेंट मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलॉइड्स हो सकता है। मेटल जैसे जिंक, कापर, HgSn, ये सारे क्या हो गए, हमारे मेटल आ गए। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे जिंक है ना, तो जिंक का मतलब ये मत समझना कि सिंगल एक जिंक है। भाई जिंक के छोटे छोटे बहुत सारे एटम को मिला के जिंक का एक एलिमेंट बनाया गया है। अब देखो जैसे नॉन मेटल, नॉन मेटल में जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ये सारे क्या है, नॉन मेटल। मेटलॉइड्स, ठीक है ना। यहाँ पे BSi, आर्सेनिक, और यहाँ पे Te, ये सारे क्या होंगे, मेटलॉइड्स हमारे होंगे। इसको याद करने का तरीका भी, अगर किसी को अगर मान लो मेटलॉइड्स याद नहीं हो रहे तो चलो छोड़ो तरीका, उसको मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे करवा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे कमेंट में पिन हुई होगी, वहाँ आपको मिल जाएगी।
अब हम बात करूँ मैं कंपाउंड्स की, तो दो या दो से ज़्यादा अगर हम एटम को मिलाएं, वो भी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट्स होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन क्या हो गया, एक अलग एटम हो गया, क्लोरीन के साथ क्या हो गया, एक अलग एटम हो गया। दो अलग अलग एटम को जब हम मिलाते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है ना। सेम वैसे ही H2O को ले लो, दो पानी के दो एच हाइड्रोजन को लिए हैं और एक ऑक्सीजन को लिए हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे अगर देखो, अगर वाटर में अगर हम सॉल्ट को मिलाते हैं, वाटर और सॉल्ट को मिलाते हैं, तो जो उसका कंपोजिशन होता है थ्रू आउट सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में क्या होता है, सेम होता है। अगर हम वाटर में सैंड को मिलाएं तो सैंड नीचे क्या हो जाएगा, आके बैठ जाएगा। तो पूरे कंपोजिशन में उसका जो मतलब पूरे कंपोजिशन जो उसका होगा वो सेम नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसका पूरा कंपोजिशन अगर वो सेम हो तो होमोजीनियस होगा, अगर डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस। तो आई होप यह चीज़ें बेसिक थी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे लिखा गया है, एनसीईआरटी में देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया, उसको दिखा देता हूँ। मैंने सब बता दिया आपको, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सर हो गया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो मिक्सचर मैंने क्लासीफाई किया, प्योर सब्सटेंस। तो ये चीज़ें एनसीईआरटी की हो गई, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। मैंने सारा पढ़ा दिया जितना लिखा है वहाँ पे। ठीक है ना। आप वहाँ पे देखो एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, या H2O किसको कंपाउंड्स बोलेंगे उसको। तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। ठीक है ना। इसको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में एक चीज़ आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है, यह वाला पॉइंट जाकर वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया है कि सिस्प्लेटिन और जो टेक्सोल होता है ना, उसका यूज हम कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं, मतलब कि कैंसर के बचाव के लिए सिस्प्लेटिन और टेक्सोल का यूज किया जाता है। एक ड्रग्स होता है, इसका नाम होता है AGT। ठीक है ना। AGT ड्रग्स जो होता है उसका यूज हम करते हैं एड्स पेशेंट की हेल्प में लिए। ठीक है ना। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बस इतना इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आते हैं, तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होंगी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी करते चलेंगे ना साथ में। देखो पहला क्वेश्चन है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल बताओ हमको मैटर का फिजिकल स्टेट में। तो भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्या है, फिजिकल है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अब मैं बात करूं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। इसमें कंपाउंड्स का विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का टाइप कौन है। जैसे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक और दो दोनों चार। मतलब देखो कंपाउंड्स जो होते हैं ना, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हमको, कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। ठीक है ना। थर्ड को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आप होमोजीनियस मिक्सचर पूछ रहे हैं। वाटर एंड एल्कोहल, वाटर एंड सैंड, वाटर एंड ऑयल, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाटर एंड अल्कोहल। देखो वाटर और ऑयल के मिलाएंगे ना तो उसका जो कंपोजिशन होगा, भाई देखो आपको पता होगा कि ऑयल ऊपर तैरता है, नीचे वाटर होता है। तो ये तो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर हो गया, पूरे कंपोजिशन में सेम ही होगा। और वाटर और सैंड का एग्जाम्पल अभी हम देख के आ रही हूँ ऊपर, किसका था, हेट्रोजीनियस का। तो नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, तो इसका आंसर नंबर आएगा फर्स्ट। ठीक है ना। वाटर एंड अल्कोहल आर कंप्लीटली मिक्सड टू फॉर्म यूनिफॉर्म सोल्यूशन। क्या बनाता है, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनाता है। तो उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूशन बनने के लिए शर्त होती है भाई, क्या, कि वो मिक्सर जो होना चाहिए ना, होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सर कभी सोल्यूशन नहीं बना सकता। ठीक है ना। सोल्यूशन कब बनेगा, जब दोनों मिल जाएंगे तभी तो सोल्यूशन बनेगा। अगर पानी में चीनी को मिलाएं तो वो मिल जाता है, तभी तो उसको सोल्यूशन बोलेंगे। तो सोल्यूशन बनने की एक केस क्या होती है, वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सर। तो ये चीज़ें आपको नहीं, मतलब सोचो कि वहाँ पे जो चीज़ें हम नहीं बताया मैं, तो क्वेश्चन के थ्रू मिल रही हैं, तो इसको आपको नोट करना है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें बताना है कौन कंपाउंड है, ग्रेफाइट्स, प्रोड्यूसर गैस, सीमेंट, मार्बल। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4, मार्बल। CaCO3 बोलते हैं मार्बल को। यह क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब आगे आते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आने वाली चीज़ें, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में आपको काम आएगा। क्या, यूनिट कन्वर्जन। भाई यूनिट कन्वर्जन का यूज बहुत होता है। ठीक है ना। अभी जैसे मान लो कि अगर बोल दिया हमसे एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को, लेकिन क्वेश्चन में दिया है हमको किसमें, यूनिट एंगस्ट्रॉम में, लेकिन आंसर चाहिए हमें मीटर में, तो कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये चीज़ याद कर लो कि 1 मिल यह नहीं पूछेगा। मुझे जहाँ तक पता है, ये चीज़ें अभी तक मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन एंगस्ट्रॉम लेंथ की बात करें तो एंगस्ट्रॉम बहुत पूछते हैं। ठीक है ना। अगर मैं मास की बात करूँ तो मास में बस आप ये याद कर लो, 1 mu बराबर कितना होता है, 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इसको बस आप याद कर लीजिए मास में, और ये चीज़ें हमें याद ही रहती हैं। 1 ग्राम में सबको पता है, अगर मिलीग्राम में बात 10 की पावर कितनी होता है, 10 की पावर 3। तो ये चीज़ याद हो जाएंगी। अब मैं बात करूँ किसका, वॉल्यूम की। 1 लीटर में, 1 लीटर को मैं बराबर कर सकता हूँ 1 dm³ dm³ लगा दूँ तो वह किसके बराबर होता है, वह होता है 1 लीटर के बराबर। अगर वहीं पे मैं अगर उसको बराबर करना हो तो 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ ml, या 10⁻³ cc।
सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि आपको इसको कुछ भी करके इस वाले को आपको याद रखना है, ठीक है ना। वॉल्यूम का कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, और एनर्जी का भी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। एनर्जी जैसे एक कैलोरी जो होती है 4.184 जूल है, तो उसको 4.2 जूल ही बोल सकते हो। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है ना, इतना याद कर लो। और 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101 ई कहाँ पे यूज आएगा, थर्मोडाइनमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में इसका यूज आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है, यह कहाँ पे आपको काम आएगा, पूरी मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका यूज आएगा। तो यह सब चीज़ें आप याद करते चलिए, ठीक है ना। प्रेशर, प्रेशर वाला बात करें, ये भी कहाँ आपको थर्मोडायनेमिक्स में यूज आएगा। एक एटमॉस्फेयर जो होता है 760 टॉर, ए वाला ज़्यादा काम का नहीं आता है, लेकिन देखो यह काम में आएगा क्या, 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, या तो यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, और यह तुम्हें जब थर्मोडायनेमिक्स करवाऊंगा तो बता ही दूंगा, क्योंकि इसको हमें याद नहीं करना होता है 5/9 F-32 यह तरीका होता है, एक ट्रिक होता है। तो जब ये चीज़ें कहाँ पे आएंगी, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, या तो केमिस्ट्री का या तो फिजिक्स का, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कर लो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखिए क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट्स ऑफ द 7 बेसिक। अभी आपको पता होगा भाई कि 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती हैं, ठीक है ना, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती हैं, वह आपको स्क्रीन पे अलग से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। उसमें से जो इसका आंसर जाएगा वो हो जाएगा कैंडिला, वो आपको याद होनी चाहिए। कन्वर्ट 2 लीटर एटमॉस्फेरिक को क्या करना है, 2 लीटर एटमॉस्फेरिक इंटू अर्ग में करना है। तो 2 लीटर एटमॉस्फेरिक जो होता है, अगर हमको अर्ग में चेंज करना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जूल में चेंज करते हैं उसको। जूल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 101.3 से मल्टीप्लाई। अगर देखो 2 लीटर एटीएम कहीं पे लिखा है, 2 लीटर एटीएम अगर कहीं पे लिखा है, सबसे पहले क्या उसको हम करते हैं, जूल में चेंज कर लेते हैं। जूल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर को अगर हमें जूल में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जूल में चेंज 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, 2 में 101.3 से मल्टीप्लाई करें, अब यह क्या बन गया, जूल। अब जूल से अर्ग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, यह जो इतना जिसमें आएगा उसी में 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वह चेंज हो जाएगा हमारे किसमें, वह चेंज हो जाएगा हमारा अर्ग में। तो यह समझ आ गया होगा आपको। तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आ जाएगा कितना, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हमें 2 एटीएम को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो कौन सा दिक्कत है भाई, 2 एटीएम 76 सेंटीमीटर होता है, तो 76 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 152 सेंटीमीटर आएगा। तो यह कन्वर्जन आपको कैसे पता होगा ना, देखो यह कन्वर्जन, यह चीज़ें अगर याद है तो बहुत ईजिली हो जाएगा। और यह मत समझना, यहाँ से भागना मत, कोई ऐसा मत समझना कि भाई ये तो मुझे कन्वर्जन में, पहले यह चीज़ क्लियर हो जाएगी तभी आगे बढ़ना है इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, यहाँ के लिए हो या नहीं हो, लेकिन आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब जो लास्ट स्टेज हमारा होता है, वहाँ पे कन्वर्जन बस करना होता है, जो कि हमें याद नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ऐसा क्वेश्चन नीट में बहुत पूछा जाता है। तो यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तक समझ लो। तो यह आई होप कि हो गया होगा, ठीक है ना। बस यही भी कन्वर्जन है। यहाँ पे फिर यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब को एम में चेंज करना है, तो ऊपर देखे होंगे, याद होगा ऊपर, तो आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि मोल्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ 3-4 फार्मूले होते हैं। सारे फार्मूले हमको याद होना चाहिए, बहुत ईजी होता है याद करना। इसमें से ज़्यादातर आपको याद ही होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, वेट दिया है, ठीक है ना, और मालिक्यूलर मास दिया है। तो अगर वेट है मालिक्यूलर मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। और अगर हमें क्या दिए हैं, वॉल्यूम दिए हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम दिए वो भी लीटर में, तब भी मोल निकल जाएगा। कैसे, वॉल्यूम में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 22.4 का, तब भी हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिनट, तब भी हमको मिल जाएगा क्या भाई, नंबर ऑफ मोल। अगर हम नंबर ऑफ मोल, अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना है और हमको दिए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, किसका, या तो एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, अगर उसमें हम अवगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दें तब भी हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल से। ये तीनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ कैसे, अगर हमें मोल निकालना है, दिए हैं वेट और उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, मोल निकालना हमको, वॉल्यूम दिए हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम दिए हैं किसमें, लीटर में, तो उसमें 22.4 से भाग दे देंगे, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला निकालना है मोल, ठीक है ना, क्या दिए हैं हमको, एन, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल, और उसमें अगर हम डिवाइड कर दें एन से, एन ए क्या है, अवगाद्रो नंबर, वैल्यू कितना होता है 6.02 × 10⁻23, मैंने पहले ही बता दिया था। इसकी वैल्यू कितना होता है 6.02 × 10⁻23। और अच्छे से सॉल्व करने के लिए 6 ही लेना, आप 6 × 10⁻23 करोगे तभी आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन में इसको यूज करना। तो ये सारे फार्मूले याद हो गए। अब सोचो
कि हमें अगर मोल निकालना है तो सारे फार्मूले ये मोल के ही हैं, सारे तीनों फार्मूले अगर मोल के ही हैं तो मैं इसको इस वाले को इसके बराबर कर सकता हूँ, इस वाले को इसके बराबर कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, एक मिनट देखना। पहला फार्मूला हमारा क्या निकल गया, मोल बराबर वेट अपान में मालिकुलर वेट, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला क्या था हमारा, मोल बराबर वॉल्यूम अपान में 22.4। तो मैं इस वेट अपान में मालिकुलर वेट को बराबर कर सकता हूँ वी लीटर अपान में 22.4, और इसको बराबर कर सकता हूँ इसको N/Na। अब अगर हमें यह रिलेशन पता है तो बहुत कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो हमको यह दे दिए हैं, यह दे दिए हैं, और हमको यह पूछ रहे हैं, तो इन दोनों फार्मूले को लगा के हम क्या निकालेंगे, यह निकाल लेंगे। अगर हमको क्या दे दिए हैं, मालिकुलर वेट दे दिए हैं और वॉल्यूम दिए हैं, तो इन दोनों फार्मूले को लगा के हम यह निकाल लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे इन तीनों को हम बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर तीनों का बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तीनों का बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अभी क्वेश्चन आएगा सामने तो ये समझ आ जाएंगी, मैं समझा दूंगा वहाँ पे। यहाँ पर ही समझाया दिया, कुछ कठिन नहीं था। अब देखो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि इसको कोई बेहतर तरीके से समझा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं समझा ही दूंगा, लेकिन अगर मेरी बात को ध्यान सुनिएगा तो बिल्कुल बातें पूरी की पूरी समझ आएंगी। देखो कुछ टर्म होती हैं, 3 टर्म पहले स्टार्टिंग होती हैं। एक एटॉमिक मास, दूसरा मॉलिक्यूलर मास, तीसरा क्या, मोलर मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं हम, मास ऑफ वन एटम। जैसे सोडियम के अगर एक एटम की बात करें तो उसका जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। कार्बन के एक एटम का मास, नाइट्रोजन के एटम का मास, ये क्या होता है, एटॉमिक मास। अगर वहीं पे हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जैसे पानी के एक मॉलिक्यूल का बात करें, पानी के एक मॉलिक्यूल मास की बात करें तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ पे मोलर मास क्या होता है भाई, मोलर मास, मास ऑफ वन मोल। देखो एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोलर मास, मास ऑफ वन मोल। 3 बात बस ध्यान देनी, कितना इजी भाई। जैसे H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। एक H2O के मास, एक मॉलिक्यूल आप पानी का लें तो उसको, उसके मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अगर मास ऑफ वन एटम ले तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। कितना इजी है। अब देखो जैसे मोलर मास हुआ, इसमें एक मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है, वो आता है 6×10⁻23। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान समझना कैसे आया है। ये फार्मूला मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू एन एन अपॉन में एन। क्या बताया था, एन अपॉन में एन, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, एक पार्टिकल की वजह चाहिए, ठीक है ना। कितने, एक मोल की वजह चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको बोल दूँ एक मोल। तो एक मोल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एन अपॉन में एन। अब मैं एन को यहाँ पे लेकर आऊँ, कितना आ गया, एन बराबर एन। मतलब कि जो एन निकल के नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे किसके बराबर हो गया, अवगाद्रो नंबर। जो एन का वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ से आया है, ठीक है ना। या एक मोल पार्टिकल, मास ऑफ एक मोल पार्टिकल जो आया 6×10⁻23, वो मैंने यहाँ से ऐसे किया है। अब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल निकाला हमने, पार्टिकल दो चीज़ का हो सकता है, किसका, या तो एटम्स के हो सकते हैं, पार्टिकल जो हैं वह तो एटम्स के हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं। अगर वह एटम्स के हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे हमने जो 6×10⁻23 निकाला है पार्टिकल, या पार्टिकल है तो एटम का हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल का हो सकता है। अगर एटम का है तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल का है तो उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले 3 टर्म होती हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। एटॉमिक मास जो होता है मास ऑफ वन एटम होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है। मोलर मास जो होता है वो होता है मास ऑफ वन मोल, और वन मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 6×10⁻23 के बराबर होता है। मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है ना। अब यह जो पार्टिकल है, या तो एटम्स, बहुत सारे एटम्स का पार्टिकल हो सकता है, या तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स। तो बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। देखो बहुत सारे अगर एटम है ना तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो उसको बोलेंगे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से चीज़ समझ आने वाली है आपको। एग्जांपल क्या है, इजी सा एग्जांपल रखेंगे। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, तो इसके अगर एक एटम का बात करूँ, एक एटम के मास का बात करूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अगर कहीं पे उसको लिख दूँ मैं 14 AMU, तो यह क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास। अगर 14 ग्राम लिखा है, ग्राम, तो यह क्या हुआ, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब यह एक मोल पार्टिकल्स के एटम है, ठीक है ना। कहीं पे ग्राम लिखा है मतलब यह चीज़ है, ठीक है ना। पार्टिकल के एक मोल्स का है, ठीक है ना, एक मोल का है, और यह क्या है, एक एटम का है। समझे। जैसे पानी H2O हुआ, अगर वहाँ पे लिख दूँ मैं 18, जो U लिखा है ना, U बराबर AMU, दोनों बातें सेम ही है। 18U लिख दूँ तो अब यह क्या होगा, मालिकुलर मास हो गया। कौन सा मास, मालिकुलर। अब यहीं पे 18 ग्राम लिखा गया तो क्या, ग्राम मालिकुलर मास हो जाएगा। समझे क्या, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है इतने एटम्स।
इतने एटम्स कैसे निकाला है, वो भी चीज़ें आपको क्लियर आ जाएंगी। अरे भाई मोल इक्वल टू N/Na, यहाँ से अगर 1 मोल करेंगे तो जो यह पार्टिकल निकलेगा जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर, Na के बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम एटम के केस में बात करें, इन केस ऑफ एटम, तो उसको हम ग्राम एटॉमिक बोलेंगे। अगर हम मालिक्यूल के बात करें 1 मोल के, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम मालिक्यूलर मास। जितना बात हमने पीछे बताया फिर एक बार रिकॉल करता हूँ, क्योंकि चीज़ें वाली बहुत मतलब होती तो ईजी है लेकिन लोगों को क्लियर नहीं होती। देखो टर्म, 3 टर्म हमें स्टार्टिंग में पता करना है, क्या है, एटॉमिक मास या मालिक्यूलर मास। इन दोनों के लिए हम AMU टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, AMU, ठीक है ना। अगर मैं पानी की H2O लिखूँ, यहाँ पे H2O का 18 AMU लिख दूँ, तो यह एक मालिक्यूल, मतलब यह क्या, मैंने मालिक्यूलर मास लिखा, क्या लिखा, मालिक्यूलर मास। अगर मैं लिख दूँ 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम लिख दूँ तो मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ग्राम मालिक्यूलर मास पे आ गया। किस पे आ गया, ग्राम मालिक्यूलर मास पे। मतलब कि मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1 मोल पार्टिकल का। ग्राम मतलब कि 1 मोल पार्टिकल का मास, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आओ। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले मोलर मास नाइट्रोजन का निकालेंगे, ठीक है ना। मोलर मास निकालेंगे नाइट्रोजन का, कितना होता है, 28 ग्राम। 28 ग्राम कैलकुलेशन करेंगे किसका, वॉल्यूम का। 28 ग्राम जो होता है उसमें कितने, 22.4 लीटर एट STP पे। बहुत घुमाए फिरेगा, इसको छोड़ो, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कैसे करना है इसको सोल्व। बस ध्यान से आप देखते जाना इसको। पेन सेलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, दिखेगा ये वाला। हाँ देखिए, फाइंड द वॉल्यूम बताना है ना, वॉल्यूम एंड मोल 56 ग्राम। सबसे पहले मोल का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन ए मालिकुलर वेट। ये होता है ना मोल बराबर, क्या दिए हमको, वेट दिए हैं, कितना, 56 ग्राम, 56 ग्राम। अब बात किसी करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूँ किसका, मालिकुलर मास का, जैसे N2 लिए हैं तो 28, कितना आ गया, 28। 56 में 28 से भाग देंगे तो जो आएगा हमारा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा हमारा मोल। निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम। तो एक फार्मूला मैंने बताया था, V इक्वल टू 22.4। इसको अगर मैं बराबर कर दूं दोनों को, दोनों मोल का यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा V, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, कुछ ही इतना ही आएगा, ठीक है ना। ये हमारा आएगा वॉल्यूम। जैसे हम वॉल्यूम को निकाल लिए, अब हमसे क्या पूछे हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। भाई जब वॉल्यूम निकालिए तो मोल निकालने में क्या है, मोल निकालने में सीधे क्या है हमारा, जैसे इसमें भाग दे दें हम, 56 में 28 से भाग देंगे, जो आएगा वही हमारा मोल हो जाएगा। 28 दूनी 56, तो 56 और 2 मोल हमारा हो जाएगा N2 का। एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये घुमा फिरा रहे हैं, बस फार्मूला लगाना है जो हमने बताया था, बराबर करना है ना दोनों को, ये वाला कि आप तीनों को, अगर ये साइड बराबर है आपकी, जैसे यह साइड बराबर है तो इसको हम बराबर कर सकते हैं, तो वही करके सवाल लगाएं, ठीक है ना। अब देखो आगे ये सारे जो क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपके सामने क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन भी है, ताकि नहीं बनेंगे तो देख लेना वहाँ से। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो वह होगी किस पे, वेपर डेंसिटी के ऊपर और मालिकुलर मास के ऊपर, परसेंटेज कंपोजिशन और इम्पिरिकल फार्मूला। 3 टॉपिक में अगली वीडियो में कवर करूंगा। जो लास्ट वीडियो हमारी होगी जिसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना उसको, और जो वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह दिए हैं उनको, तो हमारी 2 वीडियो अभी आएंगे जिस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आती वीडियो को तो लाइक कर दें, ताकि मुझे लगे हाँ आपको पसंद आ रही है।